राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने सरकारी आवास लोक कल्याण मार्ग पर ऑपरेशन सिंदूर ग्लोबल आउटरीच के तहत सर्वदलीय वैश्विक प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों से मुलाकात करेंगे। केंद्र में मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायाब सिंह सैनी ने कहा कि इस दौरान देश में चौतरफा विकास हुआ है। दिल्ली के द्वारका सेक्टर 13 में लगी भीषण आग के बाद एक इमारत की 7वीं मंजिल से कूदने की कोशिश कर रहे 2 बच्चों की दर्दनाक मौत हो गई। पूर्व सीएम आतिशी को दिल्ली पुलिस ने उस समय हिरासत में ले लिया जब वह कालका जी के भूमिहीन कैंप में तोड़फोड़ विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 11 साल पूरे होने पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उनके नेतृत्व की सराहना की और भाजपा की नेतृत्व वाली केंद्र सरकार के तहत शासन में आए बदलाव और भारत के बढ़ते वैश्विक कद पर प्रकाश डाला। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के कथित 2000 करोड़ रुपए के क्लासरूम निर्माण घोटाले के सिलसिले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को दूसरा समन जारी किया गया। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बीते दिनों गर्मी के कारण लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लोगों का घर से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार ने यमुना नदी को साफ करने के लिए एक संयुक्त प्रयास शुरू किया है, जिसमें प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से कई पहल की गई है। एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने कहा कि उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि 26 साल पहले उनके द्वारा सहस्थापित राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में विभाजन होगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर उनसे लोकसभा के उपाध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया शुरू करने का आग्रह किया। मोदी सरकार के 11 साल पूरे होने पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार दिल्ली के लिए सहयोगी नियामक की भूमिका निभा रही है। 1.25 लाख करोड़ की सड़क परियोजनाएं, मेट्रो का विस्तार, केंद्र के कॉलेज और स्कूल, ये सब दिल्ली के विकास में अहम योगदान दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि 3 लाख गर्भवती महिलाओं को 5,000 की आर्थिक मदद मिली और मुद्रा योजना से 20,000 करोड़ रुपए के ऋण बांटे गए हैं। साथ ही उन्होंने सरकार की योजनाओं के विषय में भी जानकारी। आज दिल्ली सरकार के लिए केंद्र एक बहुत बड़ी नियामत बनकर के काम कर रही थी। उसके लिए यदि मैं बताऊं कि कैसे 1.25 लाख करोड़ रुपए की सड़क परियोजनाओं की सौगात केंद्र ने दिल्ली को दी, जिसमें से पहले फेज में 35,000 करोड़ के काम करवाए गए, दूसरे फेज में लगभग 64,000 करोड़ के काम जो पूरे होने की स्थिति में है और 24,000 करोड़ के काम जो आगामी योजनाओं के हैं, जो डीपीआर जिनका तैयार हो चुका है। और उसी तरीके से बात करना चाहूँगी मेट्रो इंफ्रास्ट्रक्चर की, जिसमें पूरा का पूरा योगदान यदि मैं मानूं तो केंद्र सरकार का है कि आज दिल्ली में सरपट जो मेट्रो दौड़ रही है, जो रेल इंफ्रास्ट्रक्चर दिल्ली का क्रिएट हुआ है, यदि आप सोच के देखिए ये नहीं होती तो कैसे दिल्ली चल पाती। एक के बाद एक फेज़ केंद्र सरकार लेकर के आई, जिसमें पिछली सरकारों ने अपने शेयर का 1 रुपया भी दिया नहीं और पूरा का पूरा शेयर केंद्र ने अपने नाम से उन कामों को आगे बढ़ाया। इसी श्रृंखला में जितने भी हमारे दिल्ली में केंद्र सरकार के कॉलेजेस और स्कूल काम कर रहे हैं, वो दिल्ली के लिए अपने आप में एक बहुत बड़ी सहायता है। दिल्ली की महिलाओं की बात यदि मैं करती हूँ तो दिल्ली में लगभग 3 लाख गर्भवती महिलाओं को प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के तहत 5,000 रुपये महीना केंद्र सरकार ने लगातार दिया। इसी तरीके से लगभग 2.5 लाख गरीब महिलाओं को प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत मुफ्त गैस के सिलेंडर भी, गैस कनेक्शन भी बांटे गए। और मुद्रा योजना की बात यदि मैं करती हूँ तो लगभग 20,000 करोड़ रुपए के ऋण जो है वो दिल्ली निवासियों को केंद्र सरकार द्वारा वितरित किए गए। 1731 कॉलोनियों का नियमितीकरण वो एक बहुत बड़ी रिलीफ थी दिल्ली के लिए। और इसी तरीके से दिल्ली ग्रामोद्योग अभियान में
960 करोड़ रुपए का आवंटन करके जितनी योजनाएं दिल्ली के गांव में शुरू की गई, वो भी मात्र केंद्र सरकार का ही योगदान दिल्ली को मिला। 2 लाख स्ट्रीट वेंडर्स को, जिनको लगभग 300 करोड़ रुपए का ऋण दिल्ली में केंद्र सरकार द्वारा दिया गया, जिसके कारण से उन लोगों ने अपनी रोजी रोटी को बढ़ाने के लिए कार्य कर पाए। इसी तरीके से दिल्ली के 12,000 किसानों को 6,000 रुपये की सम्मान निधि देने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। और दिल्ली का एक जो चेहरा बदलने का काम केंद्र ने किया, भारत मंडपम के माध्यम से, यशोभूमि के माध्यम से, पीएम संग्रहालय, हमारा शहीद स्मारक स्थल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर, कर्तव्य पथ, अमृत उद्यान, ये सभी वो स्थान हैं जो दिल्ली को पूरे देश में एक पॉजिटिव चेहरा देते हैं। और इन सभी कार्यों के माध्यम से ही आज दिल्ली में, यदि मैं दिल्ली सरकार की बात करूं और दिल्ली के 100 दिनों पे भी चर्चा करूं, तो मैं इतनी बात कह सकती हूं कि केंद्र ने जिस तरीके से दिल्ली का हाथ थामा, तो हम बड़ी स्पीड में काम करने की स्थिति में आ पाए। हमारे सामने जो चैलेंजेस थे सरकार बनते ही, चाहे वो यमुना की सफाई का, चाहे पर्यावरण का, या फिर कूड़े के पहाड़ का, हर जगह केंद्र ने दिल्ली की मदद की। पहले भी करती थी, पिछली सरकारों के समय में भी किया, परंतु आज उस मदद को रिकग्नाइज किया जा रहा है। आज हम ये कह सकते हैं कि यमुना सफाई और जल सीवर व्यवस्था जो दिल्ली की है, उसके लिए जब हमने अपने फंड में 9,000 करोड़ रुपए रखे, तो बड़ी तेज़ी से उस दिशा में हम काम कर रहे हैं। दिल्ली में नई सीवर लाइन बिछाने का काम, नई पानी की लाइनें बिछाने का काम और डिसेंट्रलाइज एसटीपी बनाने का काम, उनको मंजूरी दी जा चुकी है। और समय के साथ वो जब तैयार हो जाएंगे तो तेज़ी से हमें यमुना के जल में फ़र्क दिखाई देने लगेगा। और जो पुराने एसटीपीज थे, 38 की संख्या थी, जो लगभग पूरी तरीके से डेड थे, उनको भी हमने रिवाइवल का काम शुरू किया। और आज की डेट में 15 से 16 एसटीपीज को हम पूरी तरीके से रिवाइव कर चुके हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बहराइच में महाराजा सुहेलदेव जी के विजय उत्सव कार्यक्रम में शिरकत की। इस अवसर पर उन्होंने महाराजा सुहेलदेव के भव्य स्मारक का उद्घाटन और उनकी प्रतिमा का अनावरण किया। साथ ही जनपद वासियों को करोड़ों रुपए की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं की सौगात दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार को महाराजा सुहेलदेव के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। वहीं उन्होंने महाराजा सुहेलदेव को नमन कर श्रद्धांजलि अर्पित की। चक्रवर्ती सम्राट वीर शिरोमणि राष्ट्र रक्षक महाराजा सुहेलदेव के विजयोत्सव कार्यक्रम में भारी संख्या में उपस्थित महाराजा सुहेलदेव के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव रखने वाले प्रदेश के अलग अलग कोने से आए हुए भारतीय जनता पार्टी, सुहेलदेव राजभर पार्टी, अपना दल, निषाद राज पार्टी, सामाजिक सांस्कृतिक संगठनों के सभी पदाधिकारीगण और उपस्थित बहनों और भाइयों, लगभग 1000 वर्ष पहले विदेशी आक्रांताओं को जवाब क्या होना चाहिए, उसकी मिसाल प्रस्तुत करने वाले महाराज सुहेलदेव को जो इतिहास में सम्मान मिलना चाहिए था, नहीं मिला। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने संकल्प लिया था। और मुझे प्रसन्नता है कि भव्य स्मारक का आज लोकार्पण प्रधानमंत्री मोदी जी के विरासत और विकास के इस अभियान को आगे बढ़ाते हुए आज बहराइच के इसी चित्तौड़ा नामक स्थान पर एक कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। और साथ साथ बहराइच के मेडिकल कॉलेज का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के ही नाम पर रखा गया है। हॉस्पिटल का नाम बालार कृषि के नाम पर रखा गया है,
जो महाराजा सुहेलदेव के गुरु थे उनके नाम पर, और आजमगढ़ के विश्वविद्यालय को भी हमने राज्य सरकार के द्वारा जो विश्वविद्यालय बनाया गया है उस विश्वविद्यालय का नामकरण भी महाराजा सुहेलदेव के नाम पर रखा गया है। बहनों और भाइयों, महापुरुषों के प्रति सम्मान क्या होना चाहिए, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम, उसकी एक अभिव्यक्ति है यह कार्यक्रम। और मैंने इसीलिए बहराइच के एक कार्यक्रम में आकर के तब कहा था, मैंने कहा था बहराइच की एक धरती पर आकर के मैंने कहा था कि विदेशी आक्रांताओं का महिमामंडन बंद होना चाहिए, राष्ट्र नायकों का सम्मान होना चाहिए, हर हाल में सम्मान होना चाहिए। और 1000 साल पहले इस प्रकार के शौर्य और पराक्रम की गाथा एक इतिहास थी, वह सच करके दिखाया था। महाराज सुहेलदेव ने इसी भूमि पर दिखाया था। आज ही की तिथि है 10 जून 1934, 10 जून 1934, और 10 जून 1934 की तिथि पर जब महाराजा सुहेलदेव ने एक विदेशी आक्रांता जो गजनी से चला था भारत को लूटने के लिए, अपनी लगभग 3 लाख की सेना को लेकर, लेकिन उस विदेशी आक्रांता को, उस बर्बर आक्रांता को रोकने की युक्ति महाराज सुहेलदेव ने अपनी कूटनीति के नाते उन्होंने बड़ी प्रखरता के साथ मथुरा से लेकर के बहराइच तक पग पग पर उसके लिए इतनी बाधाएं खड़ी की कि यहां पहुंचते पहुंचते उस दुर्दांत आक्रांता की आधी सेना समाप्त हो चुकी थी। और जब इस चित्तौड़ा नामक स्थान पर महाराज सुहेलदेव के सामने पड़ा तो महाराज सुहेलदेव के साथ कुल 20 से 25 हजार योद्धा थे, 1.5 लाख योद्धा सालार मसूद के साथ पास थे, लेकिन 20 से 25 हजार इन वीर बांकुरों ने उन विदेशी आक्रांताओं को गाजर और मूली की तरह ऐसा काटा कि उसके बाद वो दुष्ट सालार मसूद यहां जिंदा पकड़ लिया गया और उसको सजा भी ऐसी हुई कि जो इस्लाम के अनुसार जहन्नुम में जाने की गारंटी देता है। आज के इस अवसर पर मैं महाराजा सुहेलदेव की स्मृति को नमन करते हुए, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। मोतीनगर विधायक हरीश मदन लाल खुराना के जन्मदिन के अवसर पर उन्हें बधाई देने वालों का तांता सुबह से ही लगा रहा। क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों तथा देश के कोने कोने से शुभचिंतकों ने उन्हें जन्मदिन की ढेरों शुभकामना दी। शाम 7 बजे से रात 10 बजे तक मोतीनगर स्थित बैंक्वेट हॉल में भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता, मंत्री आशीष सूद, सांसद कमलजीत सहरावत, सांसद बांसुरी स्वराज, सांसद योगेंद्र चंदोलिया, मेयर राजा इकबाल सिंह, विधायक अनिल शर्मा, डीआईडी न्यूज के चीफ एसडी संगम, नेशनल चैनल न्यूज हेड दिल्ली ललित सुमन, राजेश वाधवा, विमल भयाना, निगम पार्षद अलका ढींगरा, राकेश जोशी, मुनीश ढींगरा, राजू लांबा और जिला अध्यक्ष वीरेंद्र बब्बर की गरिमामयी उपस्थिति रही। साथ ही गुजराती समाज से डॉक्टर रवि कांति पटेल, भाजपा मंडल अध्यक्ष दिव्या गोसाई, गुलशन वर्मानी, 9 ब्लॉक हनुमान मंदिर समिति के सदस्य एवं विभिन्न धार्मिक, सामाजिक व व्यापारिक संगठनों के लोगों ने भी कार्यक्रम में पहुंचकर हरीश मदन लाल खुराना को जन्मदिन की शुभकामना दी और भजन संध्या का आनंद लिया।
चलना हनुमान के बिना। ओम राम नमो नमः, ओम श्याम नमो नमः, नानक देवा नमो नमः, ठाकुर दाना नमो नमः। ओम राम नमो नमः, ओम श्याम नमो नमः, नानक देवा नमो नमः, ठाकुर दाना। देहरादून में एक कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि भारत की सेनाएं आतंकवाद के खिलाफ सीमा के इस पार और उस पार कार्रवाई करने में पूरी तरह सक्षम है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान ने यह ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देख लिया। पहलगांव हमले पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि आतंकियों ने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन भारत ने उनके कर्म देखकर जवाब दिया। यह देश की सामाजिक और सांस्कृतिक एकता पर हमला था, जिसका हमने करारा जवाब दिया। उन्होंने कहा कि लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद के ठिकानों पर पहली बार भारत की ओर से सीधी कार्रवाई की गई है। साथियों, चूंकि आज के कार्यक्रम में मुझे राष्ट्रीय सुरक्षा और आतंकवाद के विषय पर विचार रखने को कहा गया है, इसलिए मैं अपनी बातचीत इसी विषय के इर्द गिर्द रखने की कोशिश करूंगा। आज जब राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा सिर्फ सीमाओं पर ही नहीं है, बल्कि साइबर और सोशल सेक्टर्स में भी एक बहुत बड़े चैलेंज के रूप में हम सबके सामने है। और साथियों, आज का कॉन्क्लेव इसलिए भी खास है क्योंकि यह उत्तराखंड में हो रहा है और उत्तराखंड से तो मेरा खास जुड़ाव रहा है। मैं समझता हूं कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दो राज्यों का जब विभाजन हुआ तो उस समय भी संयुक्त उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मैं ही था। मेरे मुख्यमंत्री रहते ही इसका विभाजन हुआ था और यह राज्य भारत के नक्शे पर उस समय आया था। और तब से लेकर आज तक मैंने इसे एक नई पहचान बनाते हुए देखा है। पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में आतंकवादियों ने जिस तरीके से धर्म पूछकर लोगों को निशाना बनाया, उसने पूरे देश को झकझोर दिया। लेकिन आपने देखा, उन्होंने धर्म पूछकर लोगों को मारा, लेकिन हमने उनका धर्म देखकर नहीं मारा, उनका कर्म देखकर हमने उन्हें मारा। यह हमला सिर्फ हमारे लोगों पर नहीं था, वह भारत की सामाजिक एकता पर भी किया गया हमला था। धर्म पूछकर मारने के पीछे उनका उद्देश्य यह था कि यहां की सामाजिक एकता को भी तार तार करना, छिन्न विच्छिन्न करना। और इसके खिलाफ भारत ने बड़ी और कड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान में मौजूद आतंकवादी अड्डों और उससे जुड़े हुए जो अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर थे को तबाह कर दिया है। लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के हेडक्वार्टर पर पहली बार अटैक किसी ने किया है तो भारत ने किया है। यह आतंकवाद के खिलाफ की गई भारतीय इतिहास की सबसे बड़ी कार्रवाई है, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं। और साथियों, ऑपरेशन सिंदूर तो अभी हाल की घटना है। जब हम आतंकवादी घटनाओं को देखते हैं तो मुझे लगता है हमें इसे समझने के लिए थोड़ा अतीत की ओर भी देखने की जरूरत है। इसे मैं एक उदाहरण से आपको समझाता हूं। आप सबने देखा होगा कि जब तक कश्मीर में धारा 370 थी, तब तक सभी यही कहते थे कि कश्मीर भारत में तो है, लेकिन भारत में उसका इंटीग्रेशन पूरी तरह से नहीं है, उसका इंटीग्रेशन भारत में अधूरा है। जब धारा 370 हटाया गया, तब कश्मीर का भारत में पूरी तरह से इंटीग्रेशन अब हो गया है, अब सभी मानते हैं। पिछले साल कश्मीर में 35 लाख से ज्यादा पर्यटक आए थे और ये कोई मामूली बात नहीं है। ये उस भरोसे का संकेत है जो वहां के लोगों के मन में पहली बार जम्मू और कश्मीर की शांति व्यवस्था को लेकर बना हुआ है। और ये बदलाव सिर्फ भाषणों में नहीं है, बल्कि जमीन पर हुआ है। ऑन ग्राउंड गवर्नेंस कश्मीर में अब दिख रही है। स्कूल, सड़कें, अस्पताल और रोजगार की योजनाएं अब सिर्फ कागजों में ही नहीं, बल्कि अब कश्मीर के गांव-गांव तक पहुंच रही हैं। साथियों, जम्मू और कश्मीर को भारत का मस्तक कहा जाता है। हमारे प्रयासों से जब यह मस्तक चमकने लगा तो हमारे पड़ोसियों को वह चमक बर्दाश्त नहीं हुई और उन्होंने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया।
हालांकि आतंकवादियों को तो भारतीय सेना ने जवाब दे दिया है, लेकिन इस प्रकार की घटनाएं भविष्य में न हों, यह बात भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ एक बहुत ही अहम मुद्दा है। इसलिए मैं समझता हूं अब सिर्फ सरकारों के स्तर पर नहीं बल्कि जनता के स्तर पर भी इस बढ़ रहे आतंकवाद के खिलाफ सतर्क होने का समय आ गया है। अभी समय है एक ब्रेक का, हम चलते हैं ब्रेक पर, आप कहीं जाए नहीं, छोटा सा ब्रेक। श्रेया फर्निशिंग लेकर आया है आपके लिए होम कलेक्शन, जिसमें आपको मिलता है अपहोल्स्ट्री फैब्रिक, डिजाइनर कर्टन्स, होम एंड ऑफिस डेकोरेटिव्स, कारपेट्स एंड सोफा कवर कम से कम दाम में कीर्ति नगर में आपके लिए उपलब्ध है। Powered by Kamal Buildtech Private Limited, fulfilling promises. With our professional team and experience of delivering projects, in past we guarantee you peace of mind and top quality work in an affordable price. और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी राष्ट्रवासियों का स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 वर्ष सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित रहे। इन वर्षों में भारत ने आत्मनिर्भरता, सुरक्षा, समृद्धि के नए मानक स्थापित किए हैं। साथ ही वैश्विक मंच पर भी देश ने नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। इसी कड़ी में हरियाणा भी विकसित भारत, विकसित हरियाणा के लक्ष्य को लेकर केंद्र सरकार के साथ मिलकर निरंतर प्रगति की राह पर अग्रसर है। इसी क्रम में आज पंचकुला में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पिछले 11 वर्षों की अभूतपूर्व उपलब्धियों को विस्तार से जनता के समक्ष रखा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में गौरवशाली 11 वर्ष पूरे हुए हैं। 11 वर्षों में जो एक विकास की गति है, इसकी चर्चा देश का हर नागरिक कर रहा है। आज इस ऐतिहासिक अवसर पर जब हम यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 11 गौरवशाली वर्ष होने का उत्सव मना रहे हैं, यह केवल 11 वर्षों का कालखंड नहीं है, बल्कि यह भारत के नवनिर्माण, आत्मविश्वास और वैश्विक पटल पर एक सशक्त राष्ट्र के रूप में पुनर्स्थापना का एक स्वर्णिम ये गाथा भी है, जिसको देश का हर नागरिक आज इसकी चर्चा कर रहा है। हम सब जानते हैं कि आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इन 11 वर्षों में हमने एक ऐसे भारत का उदय देखा है जो अपनी प्राचीन विरासत पर गर्व करता है, वर्तमान की चुनौतियों का डट करके मुकाबला करता है और भविष्य के लिए महत्वाकांक्षी सपने संजोता है। ये मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 11 वर्षों में ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। देहरादून के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मोदी सरकार के 11 वर्ष संकल्प से सिद्धि तक विषय पर प्रेस वार्ता को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के कुशल नेतृत्व में बीते 11 साल विकास, विश्वास और सकारात्मक बदलाव के लिए समर्पित रहे। उन्होंने कहा कि यह कालखंड सक्षम, समृद्ध और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का प्रतीक है। सीएम ने बताया कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना के साथ जन आकांक्षाओं को साकार किया गया। आज हम राजनीति के उस ऐतिहासिक कालखंड के एक महत्वपूर्ण पड़ाव के पूर्ण होने के अवसर पर यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज भारत दुनिया की एक बहुत बड़ी वैश्विक शक्ति बना है। सक्षम, समृद्ध
और आत्मनिर्भर राष्ट्र के रूप में स्थापित हुआ है। आज पूरी दुनिया भारत को आशा भरी निगाहों से देख रही है और पूरी दुनिया का केंद्र बिंदु आज भारत बन गया है। और ये 11 वर्षों का कालखंड आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो चला है, इसको स्वर्ण अक्षरों से अंकित किया जाएगा। इस कालखंड में विकसित भारत और आत्मनिर्भर भारत के संकल्पों को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए अनेक महत्वपूर्ण प्रयास हुए। प्रधानमंत्री जी ने और उनकी सरकार ने रात दिन लगातार इसके लिए प्रयास किया है और ये यात्रा 2014 से आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत की जनमानस की आशाओं आकांक्षाओं को धरातल पर उतारने की यात्रा रही है। देश की आजादी के बाद देश का जनमानस जो सरकारों से उम्मीद करता था, अपेक्षाएं रखता था, आशा रखता था, उसको धरातल पर उतारने का काम प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हुआ और उन्होंने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के मूल मंत्र के साथ हमेशा राष्ट्र प्रथम की भावना को आत्मसात करते हुए राष्ट्र के नवनिर्माण के अनेक मार्ग बढ़ाए हैं, अनेक मार्ग प्रशस्त किए हैं। और प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये कालखंड न केवल भारत के उज्जवल भविष्य की मजबूत रीढ़ रखने वाला है, बल्कि हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण और संवर्धन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा है। और इन 11 वर्षों की इस गौरवशाली यात्रा को कुछ बातों में, कुछ पन्नों में समेटना आसान नहीं है, लेकिन मैं आपको फिर भी आज के इस महत्वपूर्ण अवसर पर, जहां औपचारिक रूप से आज सब लोग आप लोग उपस्थित हैं, कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों से भी अवगत कराना चाहता हूं। पहले सरकारी योजनाओं की जो बात होती थी तो बिचौलिए बीच में आ जाते थे, पैसे खा जाते थे, और अब डायरेक्ट बेनिफिट के माध्यम से सीधे अगर 1 रुपया दिल्ली से भेजा जाता है तो सीधे बेनिफिशियरी के अकाउंट में पूरा का पूरा 1 रुपया पहुंचता है। पहले इलाज के लिए सोचना पड़ता था। देश की आजादी के बाद ये तो बिल्कुल सच है, आप सब भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि कोई सरकार, ऐसी सरकार नहीं आई जिसने कि ये सोचा कि देश के गरीब लोग, जरूरतमंद लोग, जिनके पास साधन नहीं है, संसाधन नहीं है, वो अगर बीमार पड़ जाएं तो उनके इलाज का क्या होगा। ये पहली मोदी सरकार है जो आयुष्मान भारत योजना लेकर आई और गरीबों का इस योजना के माध्यम से आज अस्पतालों में मुफ्त इलाज होता है। पहले हम केवल आयात पर निर्भर रहते थे, इंपोर्ट पर निर्भर रहते थे। आज मेक इन इंडिया ने इसकी ताकत ने एक्सपोर्ट में भी अब हम लीड करने लगे। इसमें भी हम दुनिया के प्रमुख देशों में हमारा नाम आने लगा है। पहले हम दुनिया की अस्थिर अर्थव्यवस्था में आते थे, आज दुनिया की हम चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनकर एक वैश्विक शक्ति के रूप में स्थापित हुए हैं। और ये 11 साल विकास के, विश्वास के और बदलाव के रहे हैं। आज देश का हर नागरिक बदलते हुए भारत को देख रहा है और अनुभव कर रहा है। मोदी सरकार में पिछले 11 सालों में 27 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर निकले हैं। जनधन योजना, उज्ज्वला योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, स्वच्छता अभियान, किसान सम्मान निधि, मुफ्त राशन, आयुष्मान भारत योजना, लखपति दीदी योजना, ऐसी अनेक योजनाएं, इन योजनाओं के माध्यम से देश के करोड़ों नागरिकों को आज इसका लाभ मिल रहा है। ये 11 वर्ष शासन के नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वाभिमान की पुनर्स्थापना के 11 वर्ष रहे हैं। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम